गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग किसान, जमींदार और राज्य चैप्टर के अंतर्गत मुगलकालीन ग्रामीण समाज के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कल हम लोगों ने मुगलकालीन ग्रामीण समाज के विषय में जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। हमने आप लोगों को बताया था कि मुगलकालीन ग्रामीण समाज पर प्रकाश डालने में आईने अकबरी के अतिरिक्त ऐतिहासिक दस्तावेज भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं और ये दस्तावेज 17वीं और 18वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत के व पूर्वी भारत के विभिन्न मंदिरों से प्राप्त किए गए हैं, जो कि किसान, जमींदार और राज्य के बीच के संबंधों की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो बच्चों, कल हमने आपको मुगलकालीन ग्रामीण समाज के दस्तावेज रूपी स्रोत के विषय में बताया था। आज हम लोग मुगलकालीन ग्रामीण समुदाय, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों मुगलकालीन ग्रामीण समुदाय। क्या है? मुगलकालीन ग्रामीण समुदाय आज का हमारा यह टॉपिक है। बच्चों, मुगलकालीन ग्रामीण समाज जो था, समुदाय जो था, आर्थिक और जाति व्यवस्था के आधार पर विभाजित था। तो ग्रामीण समुदाय का विभाजन बच्चों 2 आधारों पर था। किन किन आधारों पर? आर्थिक और जातिगत। ग्रामीण समुदाय 2 आधारों, क्या था? 2 आधारों पर तो बच्चों, ग्रामीण समाज जो था वह 2 आधारों पर विभक्त था। और ये आधार जो थे वो थे आर्थिक और जातिगत। और दूसरा था जातिगत। तो मुगल काल में ग्रामीण समाज जातिगत आधार पर जो विभाजित हुआ था, उसमें खेतीहर किसान कई वर्गों में विभक्त थे। कौन बच्चों? खेतीहर किसान क्या थे? कई वर्गों में विभक्त थे। और इन किसानों में से कुछ ऐसे वर्ग थे जिनकी संख्या अधिक थी, किंतु वे समाज में घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे और उनका कार्य भी जो होता था वह उसी प्रकार का होता था।
यह स्थिति राजपूत काल में भी थी कि कुछ जातियां जो होती थी वो समाज के बाहर बसाई जाती थी और निम्नतर कार्यों को करने के लिए उन्हें शहर या गांव में आवासीय आबादी में बुलाया जाता था। जैसे कि किसी का पशु मर गया हो तो उसे उठाने के लिए। तो इसी तरह से मुगल काल में भी क्या होता था कि कुछ जातियों को बहुत ही घृणा के योग्य समझा जाता था और उनके कार्य भी घृणा योग्य समझे जाने वाले होते थे, यानी कि लोगों के निगाह में उनके कार्य भी उसी टाइप के होते थे। और उस समय यानी मुगल काल में कृषि भूमि की अधिकता के पश्चात भी उनसे इस प्रकार के कार्य कराए जाते थे, यानी कि बच्चों उस समय कृषि योग्य भूमि की कमी नहीं थी, क्योंकि जनसंख्या आधुनिक भारत की अपेक्षा कम थी और संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव नहीं था। फिर भी खेतिहर किसानों से निम्नतर कार्य कराए जाते थे और गांव में निम्न कोटि के किसानों की संख्या अधिक पाई जाती थी और ये जाति व्यवस्था के नियमों में बंधे होते थे। तो ये स्थिति केवल एक समुदाय या एक समाज की नहीं थी, बल्कि अन्य संप्रदायों में भी इसी तरह की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। जैसे हलाल खोरान मुसलमान, मल्लाहजादा यानी नाविकों के पुत्र जैसी जातियों की स्थिति दासों के समान मानी जाती थी। उल्लेखनीय है कि जातियां जो निम्न जातियों की श्रेणी में रखी गई थी वे गांव के बाहर निवास करती थीं। इन जाति के लोग संभवतः निम्न स्तर के कार्यों से ही जुड़े हुए रहते थे और आर्थिक आधार पर ग्रामीण समुदाय का जो विभाजन हुआ था, भूमि या आर्थिक आधार पर, तो उसमें खेतिहर किसान और जमींदार दो वर्ग दिखाई पड़ते हैं। बच्चों कौन कौन से वर्ग? खेतिहर किसान या जमींदार। खेतिहर किसानों की क्या स्थिति थी कि ग्रामीण समुदाय की आधारभूत इकाई जो थे वो कौन थे? किसान थे, यानी कि किसानों से ही गांव बसता था। ये प्रायः गांव में ही रहते थे, तो किसान गांव पर डिपेंड था और गांव किसान पर डिपेंड था, यानी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। किसान संपूर्ण वर्ष कृषि कार्यों जैसे जुताई, बुआई, फसल की कटाई आदि में लगा रहता था। मुगल काल में किसानों को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया, जैसे फारसी स्रोतों में किसानों को रैयत, रियाया, क्या क्या कहा गया? भारतीय और फारसी स्रोतों में रैयत कहा गया, रियाया, मुजरियान और आसामी। किन किन नामों से पुकारा गया बच्चों? मध्यकाल में किसानों को किन किन नामों से पुकारा जाता था? जो आर्थिक रूप से विभाजन हुआ था, आर्थिक विभाजन में दो तरह के किसान परिलक्षित होते थे, दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? खेतिहर किसान
और जमींदार, जिनकी स्थिति हम आपको बता चुके हैं, खेतिहर किसानों की और जमींदारों की। और जातिगत आधार पर, जैसा कि हर समाज में होता है, उच्च और निम्न। उस समय मध्य वर्ग का अभाव था। बहुत से स्रोतों से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि उस समय समाज में मध्य वर्ग का अभाव पाया जाता था, क्योंकि जो उच्चाधिकारी होते थे, शासक होते थे, वे सभी उच्च वर्ग में आ जाते थे और सारी प्रजा निम्न वर्ग के अंतर्गत आती थी। इसी तरह से आर्थिक विभाजन में खेतिहर मजदूर होते थे। खेतिहर होते हुए भी क्या होते थे बच्चों? शब्द पर गौर करें कि खेतिहर मजदूर होते थे, यानी कि उनसे निम्नतर कार्य लिए जाते थे और उन्हें गांव के बाहर बसाया जाता था, जैसा कि अभी हमने बताया। और जो बड़े किसान होते थे, जमींदार होते थे, वो पूरे वर्ष क्या करते रहते थे? कृषि कार्य में संलग्न रहते थे, यानी कृषि कार्य में जुड़े रहते थे। जुताई करना, बुआई करना, निराई करना, गुड़ाई करना। तब 12 महीने वे लोग, जैसे कि आज का किसान करता है, कृषि कार्य में संलग्न रहते थे। और इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया गया था। भारतीय फारसी स्रोतों, फारसी स्रोतों द्वारा क्या स्पष्ट होता है कि इन्हें कितने नामों से बुलाया जाता था? रैयत। इसी आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, लगान व्यवस्था, वो निर्धारित किया गया था। दूसरा है रियाया और तीसरा है मुजरियान। तो क्या क्या बुलाया जाता था? रैयत, रियाया, मुजरियान, आसामी, आदि नामों से किसानों को संबोधित किया जाता था। क्या किया जाता था? संबोधित। और साथ ही 17वीं सदी के स्रोतों में 2 किस्म के किसानों का विवरण मिलता है, खुद कास्त। और 17वीं शताब्दी में दो प्रकार के किसानों का वर्णन मिलता है। पहले थे खुद कास्त। क्या थे? खुद कास्त। और दूसरा था पाही कास्त। पाही कास्त। ये 2 प्रकार के किसान 17वीं शताब्दी में थे। खुद कास्त वे किसान जो अपनी भूमि पर खेती, जैसा कि खुद हम लोग अपने लिए बोलते हैं ना कि हमने खुद किया, यानी स्वयं किया। तो यहाँ पर क्या है? कास्त, तो काश्तकार। तो जो किसान स्वयं अपनी खेती करता था, वो किसके अंतर्गत आता था? खुद कास्त के अंतर्गत आता था बच्चों।
यानी कि वे किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे वे क्या कहलाते थे? खुद कास्त और पाही कास्त। पाही कास्त वे किसान जो दूसरे गांवों में ठेके पर कृषि कार्य करते थे। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि कुछ लोग खेतों में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा बना लेते हैं, या ठेके पर जो खेती कराते हैं या जिसे गांव में अधियरा बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं? खेतों की फसलों की सुरक्षा के लिए एक छोटा सा छप्पर टाइप का कुछ बनवा लेते हैं, छप्पर डाल करके उसी में रहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? पाही। तो पाही मतलब दूसरे स्थान पर जाकर के रहना पाही कहलाता है। तो ये किसान क्या करते थे कि ठेके पर कृषि कार्य करते थे और इन्हें क्या कहा गया? पाही कास्त किसान। और 17वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत के औसत किसानों के पास एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ नहीं होता था। यानी कि मुगल काल में छोटे किसानों की हालत अत्यंत खराब थी बच्चों, क्योंकि इनके पास केवल एक जोड़ी बैल और हल के अलावा कुछ भी नहीं होता था, यानी कि गरीब थे। इस समय किसान वर्गों के पास विस्तृत भूमि नहीं होती थी, क्योंकि लगभग समस्त भूमि पर शासक वर्ग का अधिकार होता था। जैसा कि आप लोगों ने अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के विषय में छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि अकबर अपने सैनिकों में क्या करता था? अमीरों में भूमि को बांट दिया करता था, और जिस अनुपात में जिस व्यक्ति को जितनी भूमि मिलती थी उसी आधार पर उसका पद, मनसब यानी पद तैयार होता था, बनता था, यानी कि उसी प्रकार वह शक्तिशाली माना जाता था। तो इसलिए किसानों के पास भूमि का औसत बहुत कम होता था, और इस समय किसान वर्गों के पास जो है भूमि कम थी, और साथ ही गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ ज़मीन थी तथा बंगाल के जिन किसानों के पास 10 एकड़ ज़मीन थी वे समृद्ध भी माने जाते थे। यानी कि कुछ किसान जो थे वह समृद्ध भी थे, लेकिन अधिकांशतः किसान क्या थे? गरीब थे। ऐसे में इन ज़मीनों पर केवल इतना ही उत्पादन हो पाता था कि राजस्व चुकाया जा सके और किसानों द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण किया जा सके। इसे हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि बच्चों, राजस्व दर क्या थी? उच्च थी। जैसा कि आप लोगों ने मध्यकालीन भारत के विषय में अध्ययन करते हुए यह पाया होगा कि उस समय उपज का कितना हिस्सा राजस्व के रूप में लिया जाएगा यह निश्चित नहीं था। कोई आधा ले लेता था, तो कोई 2/3 लेता था, कोई 2/4 लेता था। तो बच्चों, राजस्व निर्धारित न होने के कारण हमेशा ऊहापोह की स्थिति भी बनी रहती थी, और साथ ही जब कोई सम्राट अत्यधिक कर लेने लगता था तो किसान भी कृषि कार्य के प्रति उदासीन हो जाते थे। तो कारण क्या था किसानों के गरीब होने का? कि राजस्व की दर उच्च थी, जिसके कारण शेष उत्पादन केवल किसान के अपने परिवार में ही समाप्त हो जाता था, क्योंकि बचत नहीं हो पाती थी और कृषि मानसून पर आधारित थी। उस समय सिंचाई के आधुनिक संसाधन विकसित नहीं थे बच्चों।
सिंचाई मानसून कृषि मानसून पर आधारित होती थी और सिंचाई के लिए कुआं, तालाब और कहीं कहीं पर नहरों का प्रयोग किया जाता था। कहीं कहीं पर शासक वर्ग द्वारा नहरें बनवा दी जाती थी। तो जहाँ पर नहरें उपलब्ध होती थी वहाँ अच्छा उत्पादन होता था, और जहाँ पर नहरें नहीं थी वहाँ किसान सिंचाई के संसाधनों के अभाव में अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते थे और इसी वजह से किसान क्या होते थे, गरीब होते थे। जमींदारों के द्वारा भी कृषि विस्तार हेतु प्रयास नहीं किए जाते थे, क्योंकि जमींदारों को केवल लगान वसूलना था। रैयत सुखी है या दुखी, इससे जमींदारों को कुछ लेना देना नहीं होता था। बस लगान समय से उनके पास पहुंच जाए, और लगान न पहुंचने पर सम्राट द्वारा जनता पर तरह तरह के जुर्म ढाए जाते थे। अमीरों द्वारा जनता पर तरह तरह के, रैयत पर तरह तरह के जुर्म ढाए जाते थे। तो इसलिए किसान जो थे, एक तो कृषि कार्य के प्रति उदासीन हो गए, दूसरे उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय होती चली गई, यानी कि वो गरीब होते चले गए। और बची खुची कसर जो है जमींदारों ने निकाल ली, यानी कि जमींदार वर्ग जो था वो सम्राटों का क्या था, पिछलग्गू था। इसलिए उन्हें थोड़ी बहुत रियायत मिल जाती थी और इनको कुछ छूट भी मिलती थी, रियायत मिलती थी, इसलिए इनकी स्थिति ठीक ठाक थी। और जमींदार ग्रामीण समुदाय का समृद्ध वर्ग माना जाता था और इनके आय का मुख्य स्रोत मालिकाना हक की भूमि होती थी। जमींदारों की विस्तृत व्यक्तिगत जमीन उनकी समृद्धि का कारण था और जमींदारों के विस्तृत जमीन को मिल्कियत कहते थे। तो किसान कितने प्रकार के थे बच्चों? खुद काश्त थे, पाही काश्त थे, और साथ ही जमींदार और खेतीहर मजदूर, जैसा कि हमने ऊपर बताया अभी। तो जमींदारों की स्थिति कैसी होती थी? अच्छी होती थी। ये समृद्ध थे क्योंकि इनके पास विस्तृत भूभाग होता था। ये जमींदार क्या होते थे? विस्तृत भूभाग के स्वामी होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? मिल्कियत। तो मिल्कियत किसे कहते हैं बच्चों? जमींदारों के पास जो विस्तृत भूभाग होता था उसे मिल्कियत कहा जाता था। इन्हीं मिल्कियतों के कारण, यानी विस्तृत भूभागों के कारण ही जमींदारों की समाज में उच्च स्थिति होती थी। और जमींदारों की समृद्धि का मुख्य कारण उनकी जातिगत श्रेष्ठता भी थी और राज्य की ओर से विशेष सामाजिक आर्थिक सुविधाएं मिलती थी। कर वसूलने एवं सेना रखने का अधिकार आदि भी जमींदारों को प्राप्त होता था। जमींदारों के पास तो खाने, पैदल और घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियाँ भी होती थी। साथ ही इन्हें किले भी प्रदान किए जाते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जमींदार वर्ग एक शक्तिशाली वर्ग होता था। शासक वर्ग के पश्चात जमींदार वर्ग का ही समाज में महत्व था, उच्च कोटि का स्थान प्राप्त था। और जमींदारों के प्रसार के कारण उनकी यही हैसियत थी, जिसको हम इस आधार पर व्यक्त कर सकते हैं कि राज्य के आदेश जमींदारों द्वारा जारी करवाए जाते थे। नई जमीनों को बसाना,
खरीद कर या छीन कर जमींदारी का विस्तार किया जाता था। अधिकारों को हस्तांतरण कर दिया जाता था, यानी एक जमींदार दूसरे जमींदार को अपनी जमींदारी हस्तांतरित कर सकता था। जमींदारी की खरीद बिक्री के द्वारा ये जमींदार अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते थे। मध्य और दक्षिण पश्चिमी बंगाल में किसान पशुपालकों ने शक्तिशाली जमींदारियां स्थापित की थी। अब हमारा अगला टॉपिक है जमींदार और किसान के संबंध। तो जमींदारों के विषय में अभी आपने सुना बच्चों कि जमींदारों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। इस वजह से उनकी स्थिति समाज में अत्यंत मजबूत थी। राजा द्वारा, सम्राट द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे, जैसे राजकीय आदेशों को लागू करवाना, जमीनों को खरीद कर या बेचकर या हस्तांतरित करके जमींदारी, नई जमींदारी स्थापित करना, विस्तृत जमींदारी स्थापित करना और जनता से लगान वसूलने का अधिकार आदि प्राप्त कर जमींदार वर्ग शक्तिशाली हो गया था मध्यकाल में। और जमींदार तथा किसान के मध्य क्या संबंध था, अब हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं बच्चों। जमींदार शोषण करने वाले सामाजिक वर्ग के रूप में विख्यात था। तब मध्यकाल में जमींदार क्या था, क्या स्थिति थी जमींदारों की? जनता इन्हें किस निगाह से देखती थी? शोषक वर्ग की निगाह से जनता इन्हें देखती थी। शोषक मतलब शोषण करने वाला। और किसका शोषण करते थे जमींदार? रैयत का, यानी प्रजा का शोषण करते थे। तो ये जमींदार क्या थे? शोषण करने वाले वर्ग के रूप में समाज में विख्यात थे। फिर भी किसानों से उनके सौहार्दपूर्ण संबंध होते थे, जिसकी पुष्टि अनेक तथ्यों से प्राप्त होती है। समकालीन भक्ति संतों ने जातिगत और अन्य दूसरी किस्म के अत्याचारों की निंदा की है। जैसा कि भक्ति आंदोलन चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा कि भक्ति आंदोलन के संतों ने सामाजिक समानता पर बल दिया, अत्याचारों की आलोचना की, जमींदारों की आलोचना की, सबको समान अधिकार प्रदान करने की वकालत की। तो भक्तिकालीन संतों ने जातिगत और अन्य दूसरी किस्म के अत्याचारों की निंदा की, परंतु जमींदारों को किसानों के शोषक या अत्याचार कर्ता के रूप में नहीं दिखाया है। और 17वीं सदी में अनेक कृषक विद्रोह हुए, जिनमें राज्य के विरुद्ध जमींदारों को सामान्यतः किसानों का समर्थन मिलता था। तो 17वीं शताब्दी में जमींदारों को क्या था? किसानों का समर्थन प्राप्त हो रहा था। इसलिए भी हम यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि जमींदार और किसान के संबंध अच्छे नहीं थे। जमींदारों द्वारा कृषि योग्य भूमि का विस्तार कर वहां किसानों को कृषि उपयोग के साजो सामान व उधार देकर उन्हें वहां बसने में सहयोग किया जाता था। और जमींदारी की खरीद फरोख्त से गाँव में मौद्रिकरण की प्रक्रिया का विस्तार भी होता था। जमींदार बाजारों का निर्माण करते थे, जहां वे अपनी खुद की जमीन की फसलों के साथ साथ किसानों की फसलों की बिक्री भी किया करते थे। तो ये विभिन्न स्रोतों के आधार पर, तत्कालीन ग्रंथों के आधार पर स्पष्ट होता है कि उस समय जमींदार और प्रजा की स्थिति, संबंध अच्छे थे, कटुतापूर्ण नहीं थे। जमींदारों द्वारा
कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता था। जनता को विभिन्न प्रकार की रियायतें उपलब्ध करा करके अत्यधिक उत्पादन हो, इसके लिए जमींदार वर्ग हमेशा सचेष्ट रहता था। यह तो विभिन्न स्रोतों द्वारा जानकारी मिलती है, किंतु विभिन्न सीरियलों में, पिक्चरों में आपने देखा होगा जमींदारी प्रथा को विकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जमींदार जो हैं वो अयासी जीवन व्यतीत करते हुए दिखाए जाते हैं। तो सब मिलाकर के हम यही कह सकते हैं बच्चों कि उस समय जमींदार वर्ग की जीवन शैली विलासितापूर्ण थी, किंतु सामान्य जन से उनके संबंध भी ठीक ठाक ही थे। अगला है ग्रामीण समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। क्या है बच्चों? हमारा अगला टॉपिक है ग्रामीण व आर्थिक स्थिति। तो बच्चों, ग्रामीण समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में भी हमें विभिन्न ग्रंथों द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। 16वीं व 17वीं शताब्दी के दौरान सामान्य लोग 3 समूहों में बटे हुए थे। इन समूहों के आपसी संपर्क और संबंधों से बृहद ग्रामीण समाज का निर्माण हुआ। इनकी सामाजिक तथा आर्थिक दशा को निम्न शीर्षकों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला है ग्रामीण समुदाय कितने वर्गों में विभक्त था? 3 वर्ग। उच्च वर्ग, दूसरा मध्य वर्ग या मध्यम वर्ग, और तीसरा है निम्न वर्ग। तो बच्चों, हर काल में, हर समाज में, हर देश में सामाजिक विभाजन का आधार 3 वर्ग ही होता है। जैसा कि मुगल काल की रचनाओं में मध्य वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह असंभव है कि मध्य वर्ग का अस्तित्व न रहा हो, क्योंकि सभी कालों में हर समाज में उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग रहे हैं, और कितना भी प्रयत्न किया जाए ये 3 वर्ग अंत तक रहेंगे। तो बच्चों, उच्च वर्ग, जैसा कि उच्च शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस वर्ग में ऐसे लोग आते रहे होंगे या अभी भी आते हैं जिनके पास पैतृक जमीन ज़्यादा हो अथवा राज्य का कोई बड़ा अधिकारी हो। तो आज के समाज के परिवेश में भी हम लोग देखेंगे, आज के परिवेश में भी हम लोग निगाह दौड़ाते हैं तो उन्हीं लोगों को वीआईपी या वीवीआईपी हम लोग कहते हैं, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है। संपत्ति के मायने थोड़े अलग हो गए हैं। पहले क्या होता था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती थी उन्हें संपत्तिशाली माना जाता था। प्रेजेंट टाइम में जिनके पास आय के अत्यधिक स्रोत हैं उन्हें संपत्तिशाली व्यक्तियों में माना जाता है, संपन्न व्यक्तियों में गिना जाता है। तो संपत्ति के दायरों में विभिन्नता आ गई है, किंतु चीज़ें वही हैं कि जिनके पास आय के अधिक स्रोत होते हैं, चाहे वो जो भी स्रोत रहा हो, अर्थव्यवस्था का जो भी आधार रहा हो, उसे ही शक्तिशाली या उच्च वर्ग में गिना जाता है। तो
इनके पास उस समय मध्यकाल में व्यक्ति को उच्च वर्ग में रखने का आधार क्या होता था कि इनके पास पैतृक जमीन अत्यधिक हुआ करती थी, या तो राज्य का कोई बड़ा अधिकारी होता था तो उसे उच्च वर्ग में रखा जाता था। ऐसे वर्ग अपनी संपत्ति का प्रयोग भोग विलास के लिए करते थे तथा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। समाज में इनको अलग तरह का अधिकार और सम्मान प्राप्त होता था, यानी उच्च वर्ग की स्थिति अत्यंत अच्छी थी, विलासितापूर्ण थी। अब आते हैं बच्चों हम मध्य वर्ग पर। तो मध्य वर्ग जो था गांव के उन किसानों जिनकी भूमि पैतृक हो तथा 16 एकड़ से ज़्यादा जमीन न हो, उन्हें मध्य वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था। और इसके अतिरिक्त व्यापारी वर्ग, छोटे छोटे राज्य अधिकारी, इनका जीवन भी विलासितापूर्ण नहीं होता था, किंतु सुखमय जीवन अवश्य व्यतीत करते थे। तो मध्य वर्ग की स्थिति क्या थी बच्चों कि ये सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, विलासिता पूर्ण जीवन का अभाव पाया जाता था, जो कि हर समाज में होता है, हर काल में होता है। तीसरा वर्ग कौन सा था? निम्न वर्ग था। और इस वर्ग में आने वाले लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कुछ खेतिहर किसान तो आजीवक ऋण से मुक्त नहीं हो पाते थे, यानी कि आजीवन ऋणी रहते थे और ऋण से कभी मुक्त हो ही नहीं पाते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों को उनका ऋण चुकाना पड़ता था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी निम्न वर्ग शोषण का शिकार होता रहता था। निचली जातियों से निम्न स्तर वाला काम लिया जाता था तथा इन्हें गांवों से बाहर बसाया जाता था। गांवों का एक बहुत बड़ा भाग ऐसे लोगों का था जो निम्न वर्ग की श्रेणी में आता था। कुछ लोगों के पास अपनी भूमि थी तो कुछ लोग दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। इस प्रकार आर्थिक असमानता बड़े स्तर पर मौजूद थी, जो आज तक विद्यमान है। तो जैसा कि अभी हमने कहा बच्चों कि कभी भी किसी भी समाज में हमेशा से जब से सभ्यताओं का विकास हुआ है, उदय हुआ है, प्राचीन कालीन सभ्यताओं को भी आप देखेंगे तो उसमें समाज 3 वर्गों में ही विभाजित मिलेगा। हाँ, अंतर इतना है कि उस समय समाज में वर्ग व्यवस्था चलती थी, प्रेजेंट टाइम में समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है। उस समय वर्ग का कार्य विभाजन होता था और उसी के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी वर्ग का माना जाता था। प्रेजेंट टाइम में जातिगत व्यवस्था में व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का माना जाता है और कार्य जिस वर्ग का करता है उसके कार्य उस वर्ग से संबंधित माने जाते हैं, यानी कि जन्म और कार्य में अंतर है। उस समय जन्म और कार्य दोनों में समानता पाई जाती थी। तो बच्चों, ग्रामीण समुदाय जैसा कि अभी हमने बताया 3 वर्गों में विभक्त था। उच्च वर्ग की स्थिति अच्छी थी, मध्य वर्ग की स्थिति भी ठीक ठाक थी, किंतु निम्न वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। और ग्रामीण समुदाय के कुछ अन्य वर्ग भी होते थे। हम इस अध्याय में 17वीं शताब्दी के विषय में खास तौर से पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि 17वीं शताब्दी में ही 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल काल का भारत में स्थापना हुई थी, मुगल वंश की नींव पड़ी थी। तो चरमोत्कर्ष पर पहुँचते पहुँचते 17वीं शताब्दी आ गई थी। इसलिए
17वीं शताब्दी के विषय में विशेष रूप से प्रकाश डाल रहे हैं। तो 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखित एक पुस्तक में राजपूत जाट की किसान के रूप में चर्चा की गई है, परंतु जाटों की स्थिति राजपूतों से निचले स्तर की थी। इसी समय भूमि जुताई का कार्य करने वाले गौरव समुदाय, जो कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में थे, ने भी खुद को राजपूत होने का दावा किया था और पूर्वी क्षेत्र के पशुपालकों और मछुआरों, जो कि सदगोय व कैवर्त थे, इनको भी किसानों के समरूप माना गया था। पशुपालक और बागवानी में अच्छी आय के कारण अहीर, गुज्जर और माली आदि जातियों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी। मध्यकाल आते आते और ग्रामीण समुदाय को जीवन निर्वाह के लिए जंगली समुदायों पर भी निर्भर रहना पड़ता था, जिनका वर्णन हम निम्न वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक होगा जंगली समुदाय और कबीले। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।